Hello student, welcome in SJPS online classes. Today we discuss following topics. First, case of oversubscription in issue of debenture, disclosure of debenture in balance sheet, and issue of debenture for consideration other than cash. And fourth topic, issue of debenture as a collateral security. आज हम ये चारों टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में आपने समझे थे इश्यू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड जनरल एंट्री समझी थी हमने। अब उन्हीं जनरल एंट्री में जो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है वो हम आज समझेंगे। उसके बाद डिबेंचर को हम कैसे बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं वो समझेंगे, और इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की जनरल एंट्री समझेंगे, और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा फोर्थ, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो एक एक टॉपिक लेते हैं हम। सबसे पहले इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम समझेंगे। इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, if number of application received toward subscription of debenture more than the debenture to be issued, it is called over subscription. ओवर सब्सक्रिप्शन वो केस है जो डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हैं उससे ज़्यादा की जो एप्लीकेशन है वो कंपनी को मिल गई है, तो ये केस होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो इस केस में कंपनी जो है वो जितने ऑफर किए हैं उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकती, तो उसका ट्रीटमेंट हम समझने जा रहे हैं। अ कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर डिबेंचर देन what is at issue. In such situation, disposal of excess amount received on oversubscription may be made in following ways. जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पे हमें मिल गया है उसका हम कैसे अमाउंट, जो एक्सेस अमाउंट को हम एडजस्ट करते हैं, वो इस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में समझने की बात है। इससे पिछले टॉपिक में शेयर वाले में भी आपने समझा था। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है, बाय रिजेक्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन एंड रिफंड इट्स अमाउंट। जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है, जैसे मान लो आपने ऑफर किए 1000 डिबेंचर, एप्लीकेशन आ गई मान लो 2000 की या 1500 की, तो एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन है उनका पैसा रिफंड कर दिया जाए, उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड allotted on pro rata basis among the total applicant and adjust the excess amount application towards allotment। दूसरा ऑप्शन है, जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा आया है हम किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करें और उनको प्रोपोर्शनेटली जो है वो डिबेंचर इश्यू कर दें, और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया जाए। जैसे एप्लीकेशन आई है, आपके एक्सेस ऑफर किया है, मान लो 1000 डिबेंचर, एप्लीकेशन आ गई 1500 डिबेंचर की, तो 1500 को हम 1000 ही अलॉट करेंगे और 500 एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। और इन सब के बाद तीसरा जो अल्टरनेटिव है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट और सेकंड जो अल्टरनेटिव है उन दोनों का। तो इस केस में फर्स्ट और सेकंड अल्टरनेटिव में यानी कि कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाए और बाकी को प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दिया जाए, तो ये हम कर सकते हैं थर्ड केस में, जिसमें प्रॉपर जो, जैसे मान लो 1500 एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो 1500 की एप्लीकेशन आई डिवेंचर की, लेकिन ऑफर कंपनी ने किए 1000, तो इसमें से हम मान लो 300 को रिजेक्ट कर दें, बाकी के 1200 को 1000 इशू कर दें, तो ये दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये समझा हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ओवर सब्सक्रिप्शन में हम वैसे ही एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे जैसे शेयर वाले केस में की थी। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, जो एक्स्ट्रा पैसा हम एडजस्ट करेंगे उसके लिए एंट्री की जा सकती है। अब हम समझने जा रहे हैं कि हम इन डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करेंगे। तो हम उस टॉपिक पे आते हैं। सेकेंड जो टॉपिक हमारा आज का है, डिस्क्लोजर और डिबेंचर इन बैलेंस शीट।
डिबेंचर एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी शोन इन बैलेंस शीट एज फॉलोज। डिबेंचर को हम कैसे इशू शो करेंगे बैलेंस शीट में, और डिस्काउंट को कैसे शो करेंगे, वो हम इस टॉपिक में समझने जा रहे हैं। तो पहले हम डिबेंचर का ट्रीटमेंट समझते हैं कि डिबेंचर को कैसे जो है बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो देखिएगा आप, डिबेंचर्स आर शोन इन equities and liabilities part of the balance sheet under the head of long term liabilities and subhead long term borrowing। बैलेंस शीट जो वर्टिकल फॉर्म में बनती है उसका फॉर्मेट पहले भी समझाया हुआ है। तो उसमें जो इक्विटीज और लाइबिलिटी साइड है, उसमें जो हेड है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, उसके अंदर सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें ये डिबेंचर शो किए जाते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना होता है, इफ द डिबेंचर आर ड्यू फॉर द रिडम्पशन विद इन 12 मंथ ऑफ द बैलेंस शीट डेट ऑफ बैलेंस शीट, देन दिस डिबेंचर आर शोन इन बैलेंस शीट अंडर द करंट लाइबिलिटीज एंड सब हेड अदर करंट लाइबिलिटी। डिबेंचर कुछ जो रिडीमेबल होते हैं उनको फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिडीम किया जाता है, उनका पैसा वापस लौटाया जाता है। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर उन डिबेंचर को आप विद इन 12 मंथ बैलेंस शीट की डेट से, अगर उनका रिडम्पशन की डेट आने वाली है बैलेंस शीट के ठीक 12 मंथ के अंदर अंदर, तो उन डिबेंचर को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शो नहीं करके करंट लाइबिलिटीज में शो करेंगे, और उसको भी सब हेड जो है अदर करंट लाइबिलिटीज उसमें शो किया जाएगा। तो ये था डिबेंचर का ट्रीटमेंट जो बैलेंस शीट में इस टाइप से शो किया जाता है। अब इसके साथ ही हम समझेंगे कि डिस्काउंट जो इशू पे होता है डिबेंचर के, उसको कैसे शो किया जाता है। तो समझिएगा आप, अब हम समझने जा रहे हैं डिस्क्लोजर ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इन बैलेंस शीट। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर विच इज अनअमोर्टाइज्ड on the date of balance sheet is shown in assets part of the balance sheet under the head of known current assets and subhead other non current assets। ये जो डिस्काउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, इस वजह से इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। और ये वो पार्ट है जो अनअमोर्टाइज है। अमोर्टाइजेशन जो होता है वो एक तरह से रिटर्न ऑफ जो होता है, जो हम बैलेंस शीट में, जैसे आपने गुडविल है, गुडविल को आप राइट ऑफ करते हो, उसी टाइप से जो डिस्काउंट है वो एक लॉस है जो पर्टिकुलर 1 ईयर से रिलेटेड नहीं होता, इसलिए इसको पार्टली जो है ईयर बाय ईयर हम राइट ऑफ करते हैं। पूरा का पूरा डिस्काउंट एक ईयर में हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, उसी को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो जो पार्ट हमने राइट ऑफ नहीं किया है उसको हम अनअमोर्टाइज पार्ट बोलेंगे, और उस अनअमोर्टाइज पार्ट का जो हमें 12 मंथ से ज़्यादा में राइट ऑफ करना है उसको हम जो है बैलेंस शीट में शो करेंगे नॉन करंट एसेट्स के अदर नॉन करंट एसेट्स हेड में। और इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर वो पार्ट विद इन 12 मंथ उन डिबेंचर्स को आप राइट ऑफ कर चुके हो और बैलेंस शीट का जो पार्ट विद इन 12 मंथ में आ रहा है, यानी कि अगले 12 मंथ में जो पार्ट आपको राइट ऑफ करना है उसको आप करंट एसेट्स में और उसके सब हेड अदर करंट एसेट्स में शो करोगे। ये आपको ध्यान रखना होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू बी रिटर्न विद इन 12 मंथ, जो पार्ट विद इन 12 मंथ राइट ऑफ करना है उसको आप करंट एसेट्स में शो करोगे, और जो 12 मंथ से ज़्यादा टाइम के बाद राइट ऑफ होगा वो पार्ट आप नॉन करंट एसेट्स के सब हेड नॉन करंट अदर नॉन करंट एसेट्स में आप शो करोगे। इसको इस टाइप से बैलेंस शीट में शो किया जाता है। और प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन में इसको समझेंगे तो हम प्रैक्टिकली इसकी बैलेंस शीट बना के भी समझेंगे। तो अभी हमने इसका थ्योरी पार्ट समझा, ये दोनों चीज़ कवर हुई, 2 टॉपिक हम समझ चुके हैं। अब जैसा कि मैंने बोला था आज हम टोटल 4 टॉपिक ले रहे हैं। अगला टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा जब इशू किए जाते हैं
डिबेंचर यानी कि पैसे के बदले इशू नहीं करके यदि कि हम एसेट्स परचेज करें या कोई बिजनेस परचेज करें और उसके बदले में डिबेंचर इशू करते हैं तो उसको कहा जाता है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और इस सिचुएशन में जो क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है वो हम इस टॉपिक में समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझने जा रहे हैं। When debentures are allotted by a company to the vendor of assets or vendor of business to discharge the purchase consideration, it is called issue of debenture consideration other than cash। जब भी हम कोई एसेट्स खरीदें या किसी से कोई सेटअप ऑलरेडी जो बिजनेस है उसको खरीदें और बदले में परचेस कंसिडरेशन के बदले यानी कि जो हमने खरीदा है उसकी कीमत के बदले हम पैसा नहीं देके डिबेंचर अलॉट करें तो ये कहलाता है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसको हम समझेंगे। समटाइम द कंसिडरेशन कैन बी डिस्चार्ज पार्टली इन कैश और पार्टली इन शेयर और डिबेंचर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ पैसा दे दें, एसेट्स खरीदी उसके बदले में कुछ तो पेमेंट कर दें और कुछ के बदले शेयर या डिबेंचर हम इशू कर सकते हैं। तो जितना पार्ट हम कैश दे रहे हैं और जितने के शेयर दे रहे हैं उसके अलावा जो है उसके लिए हम डिबेंचर इशू करेंगे जैसा क्वेश्चन में अपने को गाइड किया गया हो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। क्वेश्चन में जैसे कोई एसेट्स खरीदी और बदले में कुछ पैसा दिया तो उसके लिए कैश से रिलेटेड एंट्री करेंगे, कुछ शेयर दिए तो शेयर अलॉट की एंट्री करेंगे और शेयर इशू कैसे करते हैं हम अदर देन कैश वो हम पहले समझ चुके हैं। उसी टाइप से डिबेंचर भी अदर देन कैश इशू किए जा सकते हैं, लेकिन शेयर वाले केस में जैसा आपने देखा कि एट पार और एट प्रीमियम ही हम इशू कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स में एक एंट्री एक्स्ट्रा और हम समझेंगे डिस्काउंट पे कैसे की जाती है। तो अब हम समझने जा रहे हैं इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज। अगर हम पेमेंट डिबेंचर के थ्रू करें तो उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी वो हम इसमें समझेंगे। इफ द पेमेंट इज मेड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर देन अकाउंटिंग एंट्री विल बी एज फॉलोज। एक एक हम एंट्री को समझेंगे। तो सबसे पहले जब बिजनेस में एसेट्स खरीदी जाती है तो उसकी एंट्री की जाती है। तो पहले हम उसकी एंट्री का समझ रहे हैं। ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये एंट्री होगी एसेट्स परचेज करने की। ये क्रेडिट पे परचेज, जब भी एसेट्स कैश में खरीदते हैं तो एंट्री होती है एसेट्स डेबिट टू कैश, लेकिन हमने जो क्रेडिट पे परचेज की है उसके लिए ये एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर यहाँ हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया और उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए हम कैश नहीं देके डिबेंचर दे रहे हैं। इसी टाइप से हम बिजनेस भी खरीद सकते हैं। तो अगर बिजनेस परचेज किया है तो उसके लिए एंट्री होगी ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर्स। जब हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीदते हैं तो उसके साथ साथ एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों आती है। तो जो भी उस बिजनेस की एसेट्स है वो डेबिट हो जाएगी और जो लाइबिलिटीज हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी। और टू वेंडर, वेंडर यहाँ पे हमारा परचेस कंसिडरेशन आएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि कभी कभी परचेस कंसिडरेशन अगर आप कम दे रहे हो तो यहाँ पे जो पैसा कम आ रहा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है, और अगर परचेज कंसिडरेशन उन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा है तो वो गुडविल में डेबिट हो जाता है, और वो एंट्री हम ऑलरेडी शेयर वाले केस में समझ चुके हैं। अब कुल मिला के इन दोनों केस में हमारी जो लाइबिलिटी है वो वेंडर है और उस वेंडर को हम पैसा नहीं देके बदले में डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड हम एंट्री समझेंगे। तो सबसे पहले हम अगर एट पार इशू करें तो उसकी क्या एंट्री होती है वो हम समझने जा रहे हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर एट पार कंसिडरेशन अदर देन केस। तो वेंडर को डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। जो भी परसेंटेज डिबेंचर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो केस है हमारा वो है इशूड ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। तो प्रीमियम पे भी हम इशू कर सकते हैं। अब हम समझ रहे हैं प्रीमियम पे अगर इशू किए जाएं ये ही डिबेंचर तो क्या एंट्री होगी। तो प्रीमियम पे इशू करने की एंट्री है
वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और जो तीसरी एंट्री है वो डिस्काउंट पे इशू करने की है। अगर ये डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए जाए तो वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डिबेंचर जो है वो कितने इशू किए जाएं वेंडर को ताकि उसका पेमेंट हो जाए, तो वो हमें कैलकुलेट करने होते हैं। तो उसका हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो उसकी एक नॉमिनल वैल्यू जो होती है वो हमें कैलकुलेट करनी होती है। नॉमिनल वैल्यू जस्ट इसमें जैसे एट पार इशू कर रहे हो, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है तो नॉमिनल वैल्यू उसकी 100 रुपीज़ हो गई एक डिबेंचर की। इसी टाइप से अगर मान लो आप 100 रुपये का डिबेंचर है और 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो उसका 10% प्रीमियम हो गया 100 रुपये पे 10%, 10 रुपये, तो वो उसकी नॉमिनल वैल्यू होगी 110 रुपये। या फिर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, मान लो 100 रुपये का डिबेंचर है और 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो 100 में से 10% अपन लेस कर दें तो 90 रुपीज़ हो गई। तो एट पार है तो 100 रुपया हो गया, 10% प्रीमियम है तो 110 रुपये नॉमिनल वैल्यू हो गई, और डिस्काउंट है मान लो 10% तो 100 रुपये पे 10% तो उसकी नॉमिनल वैल्यू 90 रुपीज़ हो गई। तो जो भी पैसा है नॉमिनल वैल्यू का वो हम डिवाइड कर देंगे अमाउंट पेबल टू वेंडर में। जैसे किसी वेंडर को मान लो 3,60,000 रुपये देने हैं अपने को एसेट्स खरीदने के, तो 100 रुपये का डिबेंचर इशू करना है तो 3,60,000 में हम 100 से डिवाइडेशन कर देंगे, तो उसको जो नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करने हैं वो हमको 3,600 करने हैं। अब मान लो 3,60,000 का पेमेंट करना है और आपको वही डिबेंचर जो है मान लो 20% प्रीमियम पे इशू करना है, तो 100 रुपये का डिबेंचर है और 20% प्रीमियम उसका 20 रुपया हो गया, तो यहाँ नॉमिनल वैल्यू उसकी 120 रुपये हो गई। तो 3,60,000 को आप 120 से डिवाइड करोगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर जो है आपको 3,000 ही इशू करने हैं, क्योंकि उसका डिबेंचर जो है हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो एक डिबेंचर की वैल्यू 110 रुपये हो रही है। इसी टाइप से मान लो 3,60,000 का पेमेंट करना है आपको और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू करें वो निकालने हैं, तो यहाँ पे मान लो 100 रुपये का डिबेंचर आपने 10% डिस्काउंट पे यानी कि 90 रुपीज़ में इशू किया, तो यहाँ पे आप 90 से डिवाइड करोगे 3,60,000 को तो नंबर ऑफ डिबेंचर आपको जो इशू करने हैं वो 4,000 करने हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे अमाउंट जो है वो आप लिख सकते हैं और नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुई जनरल एंट्रीज इशू ऑफ डिबेंचर से, कंसिडरेशन अदर देन केस से रिलेटेड। अब हम समझने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, जो अपना आज का लास्ट टॉपिक है वो हम समझते हैं। तो कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो मेथड हैं इसके अकाउंटिंग के वो दोनों समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग। कोलेटरल और एडिशनल सिक्योरिटी मीन्स द सिक्योरिटी गिवन टू लेंडर इन एडिशन टू द प्राइम सिक्योरिटी। तो जो भी लेंडर यानी कि जिससे हम लोन ले रहे हैं वो लेंडर कहलाएगा। जैसे किसी बैंक से आपने लोन लिया और बैंक से लोन लेते टाइम आपको एक प्राइम सिक्योरिटी यानी कि जो भी आप बिल्डिंग या कोई भी आपके एसेट्स एज ए सिक्योरिटी बैंक में रख के आप लोन ले रहे हो तो वो आपकी प्राइम सिक्योरिटी हो गई। अब उस प्राइम सिक्योरिटी के एडिशन में अगर बैंक एक्स्ट्रा और सिक्योरिटी मांगता है तो वो कहलाती है कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसमें आप समझिए, व्हेन अ कंपनी डिपॉजिट इट्स डिबेंचर एज ए एडिशनल सिक्योरिटी टू सिक्योर द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी आर कॉल्ड डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे अगर आपने किसी बैंक को डिबेंचर एज ए सिक्योरिटी दिए हैं प्राइम सिक्योरिटी के एडिशन में तो वो डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाएंगे, ठीक है। और अगर बैंक अपना लोन जो है वो रिकवर करने में फेल हो जाता है, इफ द बैंक फेल टू रिकवर इट्स लोन फ्रॉम द प्रिंसिपल सिक्योरिटी इन सच केस बैंक कैन सेल द डिबेंचर होल्ड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी एंड रिकवर द लोन। यानी कि आपकी जो प्राइम सिक्योरिटी पड़ी हुई है उससे अगर बैंक आपका लोन रिकवर नहीं कर पा रहा है, आपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया, तो बैंक आपका जो भी आपकी सिक्योरिटी है उसको सेल करके अपना पैसा रिकवर करेगा। लेकिन अगर उस प्राइम सिक्योरिटी से पैसा रिकवर नहीं हो रहा है
तो बैंक आपके जो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर रखे हैं उनको बेच सकता है। द बैंक हैज़ रिटर्न दिस डिबेंचर टू द कंपनी। और अगर मान लो पैसा टाइम से रिपे कर लिया है, ड्यू डेट जो भी बैंक ने दी है उस टाइम से अगर आपने लोन का पैसा रिपे कर दिया है तो फिर कंपनी को ये डिबेंचर वापस लौटा दिए जाते हैं। अब इसमें है इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनी ओनली ऑन द लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक से जो लोन लिया है उसी पे कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है, जो डिबेंचर कंपनी ने रखे हैं उस पे नहीं। इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी बाय द कंपनी, क्योंकि वो एज ए सिक्योरिटी पड़े हुए हैं, जब तक कि वो बेचे नहीं जाते तब तक वो इशू नहीं होते हैं, लेकिन वो एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास पड़े रहते हैं। तो इसमें अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी कैन बी ट्रीटेड अकाउंट इफ एनी इन फॉलोइंग टू वेज। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट मेथड में जब आपको इसके लिए कोई एंट्री नहीं करनी है तो फर्स्ट मेथड करते हैं। फर्स्ट मेथड, इन दिस मेथड नो जनरल एंट्री इज पास्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। Journal entry passed only for the loan taken from bank or financial institution। यानी कि बैंक से आपने लोन लिया है, केवल उस लोन की एंट्री करो, और आपने जो डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिए हैं उसकी आपको कोई जनरल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपको जब बैलेंस शीट में लोन डिस्क्लोज करना होता है तो उसके साथ इसको मार्क करना होता है। द लोन वुड बी शोन इन द इक्विटीज एंड लाइबिलिटी part of the balance sheet under the head of non-current liabilities and sub-head long-term borrowing। long-term borrowing में आप उस लोन को शो करोगे और उस टाइम at same place debenture issued as collateral security will be shown in the bracket below the bank loan। तो बैंक लोन जहाँ आपने शो किया है उसके ब्रैकेट में आप जितने भी डिबेंचर आपने ऐसे कोलेटरल सिक्योरिटी रखे हैं उसको आपको बैलेंस शीट में ही डिस्क्लोज करना है, जनरल एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले केस में हम बिना जनरल एंट्री किए केवल बैलेंस शीट में लोन के साथ एज ए मार्क करके उसको ब्रैकेट में शो कर देते हैं, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाता है। अब दूसरा केस जिसमें हम इसके लिए एंट्री करना चाहें तो वो सेकंड मेथड हम समझ रहे हैं। सेकंड मेथड, इन दिस मेथड अकाउंटिंग एंट्री इज पास्ड इन द बुक फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इसमें हम अलग से जनरल एंट्री भी पास करते हैं। फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर सस्पेंस में तो आएगा जो नॉमिनल वैल्यू है डिबेंचर की, और उससे जनरल एंट्री हो जाएगी, और एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, जो भी आप डिबेंचर है, और ब्रैकेट में हम नरेशन लिख देंगे। तो ये एंट्री करने से बैलेंस शीट में जो है आपको डिबेंचर भी अलग से शो करने हैं और डिबेंचर सस्पेंस को आप वापस एसेट्स में शो कर देते हो, तो ये उससे कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में शो करते टाइम आपको डिबेंचर का अमाउंट शो करके उसमें से लेस कर देना है डिबेंचर सस्पेंस, और वहाँ पे वैल्यू नील आ जाएगी, तो वो शो भी हो जाएगा और वैल्यू नील हो जाएगी। तो इसकी एंट्री जो है वो हमने समझी। और अगर लोन क्लियर हो गया है और डिबेंचर वापस मिल गए तो उस टाइम पे एंट्री हो जाएगी डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, और वो एंट्री जो पुरानी की है वो क्लोज हो जाएगी। अब बैलेंस शीट का एक बार वापस से आप ध्यान से समझ लें। Debentures will be shown in equities and liabilities part of the balance sheet under the head of non-current liabilities and sub-head is long-term borrowing। long-term borrowing में आप शो करेंगे, और debenture suspense account shown as a deduction from the debenture until the loan repaid। जब तक लोन रिपेमेंट नहीं हो जाता तब तक आप उसको डिबेंचर सस्पेंस को डिबेंचर्स में से लेस करके ब्रैकेट में शो करने की जरूरत नहीं है, आपको डिबेंचर अलग से शो करने हैं, बैंक लोन अलग से शो करना है, और डिबेंचर्स में से डिबेंचर सस्पेंस को लेस कर देना है, तो वहाँ पे वैल्यू नील शो होगी। तो एक तरह से डिबेंचर इशू भी हो गए लेकिन डिबेंचर सस्पेंस से वापस कैंसिल हो गए। तो इस टाइप से ये आप बैलेंस शीट में शो कर सकते हो। अब ये जो भी हमने टॉपिक समझे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पार्ट जब आप समझेंगे तो प्रैक्टिकली बैलेंस शीट में इसका डिस्क्लोजर कैसे होता है वो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आज हमने समझा थ्योरी पार्ट,
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे, और अगले जो वीडियो आपको भेजा जाएगा उसमें इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं वो बताए जाएंगे, जिससे आपको ये सारा थ्योरी पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले इसके जो बेसिक्स हैं आप अच्छे से समझें और फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। थैंक यू।